नमस्कार. स्वामी रामानंद तीर्थ व्याख्यानमाला लातूरच्या वतीने मी आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. आज या विशेष कार्यक्रमामध्ये WHO मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन आणि गावी द व्हॅक्सिन अलायन्सच्या डॉक्टर रंजना कुमार या आपल्यासोबत आहेत आणि महाराष्ट्राचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री व सांस्कृतिक मंत्री माननीय अमितजी देशमुख देखील आपल्यासोबत आहेत. महाराष्ट्रातील पण मराठवाड्याबाहेरच्या सर्व श्रोत्यांना मी हे सांगू इच्छितो की स्वामी रामानंद तीर्थ हे एक कर्मयोगी संन्यासी होते. हैदराबादचा मुक्तीसंग्रामाचा लढा देणारे ते आघाडीचे लढवय्ये सेनानी होते. म्हणजे त्यांनी जो संन्यास घेतला तो कर्मयोगासाठी घेतला. एकाच वेळेला लोकशिक्षण, कामगार कल्याण, समाज सुधारणा अशा सगळ्या गोष्टी करत असताना त्यांनी हैदराबाद मुक्तीचा लढा निजामाच्या विरुद्ध दिला. आणि त्यामुळे आपल्याला हे माहिती असेल की भारताला स्वातंत्र्य 15 ऑगस्ट 47 ला मिळालं असलं तरी हैदराबाद हे 17 सप्टेंबर 1948 ला स्वतंत्र झालेलं आहे. आणि त्यांच्या सोबतचे जे आणखी नेते होते बाबासाहेब परांजपे, त्यांनी 1985 साली ही व्याख्यानमाला चालू केली. त्याचं कारण असं आहे की हा मराठवाडा, हैदराबाद स्टेट म्हणजे कर्नाटक, तेलंगणा आणि मराठवाड्याचे 8 जिल्हे, हा भाग अतिशय अविकसित मागास होता. इथे शिक्षणाचं महाद्वार खुलं करून दिलं ते महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, बाबासाहेब परांजपे, गोविंदभाई श्रॉफ आणि स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी. त्यामुळे इथे देशातील, जगातील वैज्ञानिक, समाजसुधारक, विचारवंत यांचे विचार ऐकता यावेत म्हणून ही व्याख्यानमाला चालू केली. आणि आता त्याला 3 तप होत आहेत. आणि तेव्हा हा एक अतिशय विशेष कार्यक्रम सादर करताना मला प्रचंड आनंद होतोय व्याख्यानमालेला लातूरला. यानंतर सुरुवातीला आपल्याला सौम्या मॅडम आणखीन रंजना मॅडमची माहिती आणि त्यांचं स्वागत करण्यापूर्वी संपूर्ण महाराष्ट्राच्या वतीनं महाराष्ट्राचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री माननीय अमितजी देशमुख यांना मी असं विनंती करतो की त्यांनी आपल्या पाहुण्यांचं स्वागत करावं. अमितजी. म्हणजे आपला माईक अनम्यूट करा. स्वामी रामानंद तीर्थ व्याख्यानमाला लातूर यांच्या पुढाकाराने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या WHO मुख्य वैज्ञानिक आदरणीय डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथनजी यांच्याशी आज आपण हा संवाद या ठिकाणी अतिशय महत्त्वाच्या विषयांवर साधणार आहोत. त्याचबरोबर आदरणीय रंजनाजी सुद्धा या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित आहेत. या व्याख्यान माल्याच्या संदर्भामध्ये अतुल देऊळगावकरजी आणि काही दशकं आता ही व्याख्यानमाला मराठवाड्यामध्ये अविरतपणे सुरू आहे. मी सौम्याजी आणि रंजनाजी यांना सांगू इच्छितो की अनेक विचारवंत यांनी या व्याख्यानमालेमध्ये आपले विचार व्यक्त केलेले आहेत आणि ही व्याख्यानमाला मराठवाड्यासाठी, महाराष्ट्रासाठी, भारतासाठी ही दिशा दर्शक ठरलेली आहे. आज जे विषय या व्याख्यानमालेमध्ये चर्चेला येणार आहे ते अतिशय महत्वाचे, स्तुत्य आहेत, आवश्यक आहे. आणि अतुल देऊळगावकरजी यांचं मी विशेष कौतुक
करू इच्छितो की व्याख्यानमाला आणि या व्याख्यानमालेमध्ये जे विषय त्यांनी नेहमी उपस्थित केलेले आहेत ते समाजाची अगदी अचूक वेळ साधून त्यांनी नेहमी हे विषय व्याख्यानमालेमध्ये घेतले आणि आजही खरं म्हणजे ज्याचे विचार आपण सगळे ऐकणार आहोत आणि मीही आतुरतेनं हे विचार ऐकण्यासाठी या व्याख्यानमालेमध्ये सामील झालेलो आहे. कोरोना महामारी या अनुषंगाने जगामध्ये काय चाललं आहे, काय झालं, काय होतंय आणि काय होऊ शकतं याचा उहापोह आपण आज या निमित्तानं करणार आहोत. खरं म्हणजे असंही काही होईल आपल्याला अशाही स्थिती बघून मार्गक्रमण करावं लागेल हे कधीही ध्यानीमानी नव्हतं आणि आज आपण कोरोना कोविड-19 अशा महामारीमध्ये सारे या संकटाला तोंड देतोय आणि आज या व्याख्यानमालेमध्ये जे सहभाग नोंदवलेला आहे यांनी आपापल्या क्षेत्रामध्ये एवढं उत्तुंग काम केलंय यांना ऐकणं यांच्या अनुभवाला शिकणं आणि मी तर खरं म्हणजे आज एका वेगळ्या कारणामुळे इथे उपस्थित झालेलो आहे. महाराष्ट्र शासनामध्ये वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयाअंतर्गत आम्ही खूप याच्यामध्ये काम करतोय म्हणजे अगदी बारीक सारीक बाबी आम्ही बारकाईनं हाताळतोय. कोरोना इन्फेक्शियस डिसीज epidemic, pandemic यांनी आपल्या समोर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. आपल्याला असं वाटतं की आपल्याला त्याची उत्तरं मिळालेली आहेत पण थोडा अवधी गेल्यानंतर असं वाटतं की ती उत्तर पुन्हा शोधून जातात आणि मग पुन्हा आपण as well as somebody contracting the COVID-19 virus, he being treated for COVID-19 virus, then he being, negative from positive, and then after a couple of weeks and months, he again being positive. I mean, we've seen these things happening, and the questions that have been posed by Atul Devgadkar in this conclave seminar talk are extremely important, and I am looking forward to hear from these scholars in this industry. How are we going to deal with this pandemic, this epidemic, this infectious disease? Whether it's just the beginning, it's going to come to an end. Do we really know what's going on with us, or we are still doing a lot of guesswork? Vaccine is on its way. Whether the vaccine will, be helpful, it's going to be effective. Whether it's a one-time vaccine or we have to take the vaccine every season. They say now that you have to take 2 doses. So you have to take 2 doses once. So you have to take 2 doses every year. I mean, there are so many questions. And I think that is why we are here in this conference and this conflict and this chat and talk. What I'm looking forward to is that to hear these dignitaries, these speakers, these thinkers, so that as government,
and as medical education minister, medical education department, we have some insight on what we have done and what we must do. I think the knowledge that you're going to sort of share with us, that is what we all are looking forward to. I think I'm very thankful for you that he made sure that I'm a part of this conference, and I'm glad that I could make it. Now, as everybody, me too, I'm looking forward to hear Soumya-ji, Ranjana-ji, and all other dignitaries that are with us, their exchange views and thoughts. I welcome all of you on behalf of Swami Ramananda Tirtha Vyakhyana Mala, series of lectures. So I think it's going to be, nice conversation, exchange of idea, and I welcome you. And this will just be the beginning. I'm looking forward to working with all these dignitaries and thinkers in partnership with them, so that government also, imbibes the thought process of scientists, doctors, researchers, and gets benefit out of the knowledge that is here to share. So I thank Atul Guruvakar and his entire team. I welcome Dr. Anjana Kumarji, Dr. Soumya Swaminathan-ji. I welcome you in this series of lecture. This series of lecture was born in Marathwada and born in Latur, and this is a very sought after special lecture series, and we're extremely proud and happy to have you here. And I being the local representative of Latur city, so I'm born in Latur. I'm Laturkar, and so it gives me extreme pleasure to welcome you for a lecture series, which is held in Latur. I thank Atul Guruvakar, and I wish all success and good luck for this lecture series. Thank you, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद अमित जी और सौम्या मैडम और रंजना जी। मैं जानता हूं कि इसके बाद हमारे मेडिकल एजुकेशन के मिनिस्टर है, वो आपके साथ कुछ ना कुछ तो पार्टनरशिप जरूर करेंगे और उसका फायदा हमारे पूरे महाराष्ट्र को जरूर होगा। श्रोते हो, दर्शकांनो, कार्यक्रमात पुढे जाताना आपल्याकडे जे दोन जागतिक पातळीचे संशोधक वैज्ञानिक आहेत त्यांची थोडीशी माहिती घेणं आवश्यक आहे। डॉक्टर रंजना हळबे कुमार या गाविद व्हॅक्सिन अलायन्स ही जी जेनेव्हातली संस्था आहे तिथं गेले 12 वर्ष संशोधक आहेत, आणि आज हे जे दोन प्रमुख पाहुणे जागतिक दर्जाच्या वैज्ञानिक, ह्या दोघीही वर्गमैत्रीण आहेत आणि त्यांचं शिक्षण पुण्याच्या आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज म्हणजे सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालयामध्ये झालं, आणि दोघींनीही नंतर पोस्ट ग्रॅज्युएशन जे आहे हे बालरोग तज्ञामध्ये केलेलं असून त्यांचं विशेष जे शिक्षण आहे हे बालकांमध्ये क्षयरोग का होतो या संबंधीचं आहे। आता गावी ही जी संस्था आहे तिची स्थापना 2000 सालची आहे। 2000 सालापासून आजपर्यंत गरीब राष्ट्रांमध्ये लस अत्यंत परिणामकारकरित्या पोहोचावी, गरीब मुलांपर्यंत पोहोचावी, त्यांचे मृत्यू टाळावेत यासाठी ही संस्था काम करत असून आतापर्यंत जवळजवळ 76 कोटी बालकांना त्यांनी लसीकरण केलेलं आहे आणि किमान 13 कोटी मृत्यू त्यांनी वाचवलेले आहेत। त्यामुळे लस कधी येते, त्याचं काय करायला पाहिजे, इबोला असू दे, सार्स असू दे, या काळामध्ये किंवा आपल्या नेहमीच्या ज्या रोग आहेत, विकार आहेत,
त्यांच्यावर मात करण्यासाठी काय करता येईल यामध्ये डॉक्टर रंजना कुमार यांचं स्पेशलायझेशन आहे. डॉक्टर सौम्याजी यांच्याविषयी आपल्याला माहिती आहे, हरित क्रांतीचे जनक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन आणि जागतिक कीर्तीच्या शिक्षण तज्ञ डॉक्टर मीना स्वामीनाथन यांच्या ज्येष्ठ कन्या आहेत. आणि किती अभिमानाची गोष्ट आहे आपल्या भारतीयांसाठी, त्या एकीकडे म्हणजे आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतलं असतं आणि जर समजा त्यांनी सैन्यात करिअर केली असती तर त्यांनी भारताचं रक्षण केलं असतं, पण आज त्या जगाचं रक्षण करतायत. ज्या जागतिक आरोग्य संघटनेची स्थापना 1948 साली झाली, त्याआधी 3 वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघाची स्थापना झाली होती 1945 साली. यंदा संयुक्त राष्ट्र संघाचं सुवर्ण महोत्सवी वर्ष चालू आहे आणि भारताचा जेव्हा सुवर्ण महोत्सव होईल 2022ला, त्यानंतर 1 वर्षानंतर जागतिक आरोग्य संघटनेचं सुवर्ण महोत्सवी वर्ष असेल. आपल्या सर्वांची ही इच्छा असेल की सौम्या मॅडम यांच्या नेतृत्वाखाली जगातील अनारोग्य दूर करणं हे जे जागतिक आरोग्य संघटनेचं ब्रीद आहे त्यामध्ये या काम करत आहे. इथं ऐकणाऱ्या तरुण मुलांना मुलींना मी हे जरूर सांगेन की या दोघींचा आदर्श आपण घेतला पाहिजे. आणि त्यांचा ध्यास काय होता, गरिबांना, गरीब मुलांना, कुपोषितांमध्ये आजार कसे पसरतात, का पसरतात यामध्ये सौम्याजींनी हयात घालवलेली आहे. आणि त्यामुळे त्यांचं राष्ट्रीय क्षयरोग निवारणामध्ये काम होतं, मग राष्ट्रीय वैद्यकीय संशोधन संस्थेमध्ये काम होतं आणि त्याची दखल घेऊन 2015 साली जागतिक आरोग्य संघटनेने त्यांना जेनेवामध्ये बोलवलं आणि आता त्या जागतिक आरोग्य संघटनेमध्ये मुख्य वैज्ञानिक आहे. या ओळखीनंतर आपण आता थेट प्रश्नांना चालू करू. आपल्या समोर सध्या कोरोना विषयी असंख्य प्रश्न आहेत. सौम्या जी, आप जानते हैं और आप इतना हमेशा इस जगह पे आपने बात की है, तो एक तरह से आपको ये तकलीफ ही है, लेकिन हम चाहते थे कि एक सोशल प्लेटफॉर्म पे आके जो आम आदमी है उनकी जो कुछ शिकायतें हैं, वहम है, वो दूर हो जाए. तो पहला तो यही है कि सबको ऐसा लगता है कि ये कोरोना ये क्या षड्यंत्र था, वुहान से चालू हो गया और उसके बाद उसके बारे में बहुत कुछ फैलाव हो गया. तो ये मानव निर्मित है, लैबोरेटरी निर्मित है, क्या ये निसर्ग निर्मित है? धन्यवाद अतुल जी और अमित जी, जो आपने हमारा परिचय किया और कुछ अच्छी बातें हमारे बारे में कही आपने. अब हम लोग ये एक महामारी के बीच में हैं. बहुत बहुत सालों के बाद एक ऐसी महामारी विश्व में आई है, परंतु ये पूरी तरह से एक सरप्राइज नहीं है. कई लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने महामारी के बारे में बहुत सालों से हमें वार्न किया है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मानवता ने किया है, एनवायरनमेंट को, अपने पर्यावरण के साथ हम लोग हार्मनी में आजकल नहीं रहते हैं. एक एनवायरनमेंटल डिस्ट्रक्शन की ओर हमारी जो मानव जाति है वो समझती है कि हम सबसे ऊंचे हैं, सबके ऊपर हैं, और बाकी जो हमारे जानवर वगैरह स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स हैं, उसके तौर हम इतने सेंसिटिव नहीं हैं. तो इससे क्या होता है, हम अपने फॉरेस्ट को काटते हैं, हम लोग अपने लिए जगह बनाते हैं, जो हमें क्रॉप्स चाहिए वो हम लगाते हैं, जंगलों को हटा देते हैं, तो जानवर वगैरह कहाँ जाएंगे. तो कुछ ऐसे सालों से जानवर, मानव जाति बहुत करीब करीब आने लगे हैं, और जानवर में ऐसे जंगली जानवर हैं और हमारे जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, जो दूध के लिए, मांस के लिए पाले जाते हैं, ये इनको एक साथ मिलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है. वायरसेस जो हैं, कीटाणु वायरस जो हैं, वो हर एक स्पीशीज़ में, जाति में रहते हैं. बैट्स में कोरोना वायरसेस बहुत कॉमन है. बैट की जो स्पीशीज़ हैं उसमें कई तरह के कोरोना वायरसेस मिलते हैं. वो बैट्स को कोई कुछ होता नहीं उनके रहने से, उनको बीमारी नहीं होती, परंतु जब बैट से वो मानव जाति में वो सेम वायरस कूद जाता है तब हम लोग बीमार हो जाते हैं. ये पहले भी कई बार हो चुका है, और बैट और ह्यूमन के बीच में कोई जानवर बीच में आ सकता है. जैसे जब SARS 1 हुआ था चाइना में 2003-4 में, वो भी चाइना से ही शुरू हुआ था. तो ये पता लगा था कि वो जो वायरस है वो
एक तरह की बिल्ली होती है, वाइल्ड बिल्ली, जंगली बिल्ली, सिवेट कैट, उसको इन्फेक्ट करती थी। और वो जंगली बिल्ली को जो पकड़ के लोग खाते थे, मार्केट में बेचते थे, तो उससे वो जंप करके मानव जाति में आई और फिर इन्फेक्शन, उसने सार्स 1 का जो इन्फेक्शन था वो और इससे भी भयंकर था, क्योंकि उसमें 100 लोग इन्फेक्ट होते थे, 30 लोग उसमें उनकी मौत हो जाती थी। तो डेथ रेट उसमें बहुत हाई था। अच्छा हुआ कि वो 800 लोगों के आसपास उसने इन्फेक्ट किया और हमारी विश्व ने उसको कंट्रोल कर लिया, कब्जी कर लिया, और उसके बाद नहीं हुआ दोबारा। उसी तरह से एक और कोरोना वायरस है जो मर्स कोरोना वायरस कहते हैं, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, वो 2012-13 में उसका पता लगा। उसमें 1 साल जांच के बाद ये पता लगा कि वो ऊंट, कैमल जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट है उसका, और वो ऊंट के साथ जो पास रहते हैं, ऊंट को संभालते हैं, और उनके जो नोमैडिक लोग हैं मिडिल ईस्ट में ज़्यादातर, वहाँ पे बीमारी होती है। तो अब ये इस SARS-CoV-2 वायरस की जो महामारी चली है उसका पता लगाने के लिए एक अब अंतर्राष्ट्रीय कमेटी बनी है जो चाइना जाएगी, वुहान जाएगी, और वहाँ पे पूरी तरह से जांच करेगी चाइनीज साइंटिस्ट के साथ मिलकर। उन्होंने ऑलरेडी जांचें शुरू करी हैं। बट इतना हम कह सकते हैं कि ये जो है नेचुरल वायरस था। इसमें जेनेटिक सीक्वेंस को देखने से ये पता लग सकता है कि ये आर्टिफिशियली क्रिएट हुआ है लैब में या ये नेचुरल है, और इससे वैज्ञानिक मानते हैं कि नेचुरल था, ये बैट से ही आया होगा, क्योंकि बैट कोरोना वायरस और इस वायरस में बहुत सारी मिलजुलता है। परंतु वो बैट से कैसे, कौन से जानवर से गुजरते हुए मानव जाति में आया, वो अभी पता लगाना है, उसका अभी पता नहीं है। कुछ कुछ आइडियाज हैं लोगों की, परंतु ये ज़रूर हमें पता है कि जहाँ पे वेट मार्केट्स होते हैं, चीन में वो बहुत पॉपुलर हैं, जहाँ पे तरह तरह की जानवरों को बेचा जा सकता है, बेचा जाता है, सब जानवर और मानव सब एक साथ होते हैं वहाँ पर। ऐसे जगह में जंप करना स्पीशीज टू स्पीशीज, ये अपॉर्चुनिटी हम लोग क्रिएट करते हैं। तो जब आपने कहा कि ये हमने क्रिएट किया है, हमने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, हम लोगों ने जितना एनवायरनमेंटल डिस्ट्रक्शन किया है, तो उसमें ये आगे जाके भी दोबारा होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये महामारी से बाहर निकलेंगे, अगली महामारी कब आएगी नहीं कह सकते, पर आएगी ज़रूर। परंतु ये पर्टिकुलर वायरस जो है वो मैनमेड नहीं है, नेचुरल वायरस है, और इसका जांच अब किया जा रहा है और कुछ दिनों में वो पता लगेगा, वो वैज्ञानिक उस पर लगे। इसके बारे में मैडम मुझे लगता है कि जागतिक आरोग्य संगठन के डॉक्टर पीटर डैसजैक ने कहा था 2018 में कि इसे उन्होंने एक्स डिसीज बताया था, जो भी कोविड निकला है, लेकिन वो कहते कि इसके बाद वाई और जेड भी आ सकता है जी। लेकिन कोविड के बारे में शुरू में जो कुछ प्रेडिक्शन हो गए थे कि वो कागज पे इतना टाइम रखता है, प्लास्टिक पे, स्टील पे, ये जो भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन किया था वो क्या आज भी सही है? उस पर काफ़ी रिसर्च हुआ है और अभी भी हो रहा है कि ये कैसे फैलता है और कहाँ कहाँ पे इसका रिस्क ज़्यादा है। तो इसके फैलने की सबसे कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज थ्रू ड्रॉपलेट्स। जो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, जो हम लोग बात करते हैं, खांसते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, तो हमारे मुंह से जब सांस लेते हैं तो छोटे 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 पार्टिकल्स निकलते हैं, और वो पार्टिकल्स के साइज पे डिपेंड करता है। अगर हम जैसे अब पास बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं और मेरे में इन्फेक्शन है, तो जब मैं जोर से बोलती हूँ तो वो छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो बिल्कुल आपके मुंह के ऊपर आके गिर सकते हैं, वो हम देख नहीं सकते आँख से, और बहुत छोटे हैं वो, हम लोग उसको अंदर ब्रीथ कर सकते हैं। तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है वो कई बार, अगर कोई चीज़ पड़ी होती है, जैसे टेबल है या दरवाज़ा है या हमारे हाथ के ऊपर हम लोग खांसते हैं, तो वो वायरस पार्टिकल्स कुछ देर तक रह सकती हैं। तो उसी को जो फोमाइट ट्रांसमिशन कहते हैं। तो अगर थोड़ी देर के बाद और कोई आके उसी जगह पे हाथ लगाए और वो वायरस हाथ पे लग जाए और वो फिर हम मुंह पे ले जाते हैं, आंख, मुंह, नाक छूते हैं, तो उस तरह से वो ट्रांसमिट हो सकती है। अब पेपर पे रहना, कार्डबोर्ड पे रहना, इसके एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, ये कुछ घंटे तक रह सकती है, और आइडियल कंडीशंस में कई बार 24 घंटे तक भी वो वायरस पार्टिकल्स रह सकते हैं स्टील के ऊपर, पेपर के ऊपर। इसीलिए हम कहते हैं हाथ बार बार धोइए साबुन से या डिसइंफेक्टेंट लगाइए, मास्क पहनिए, ताकि अगर आपको इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन
बोलते वक्त या खांसते वक्त बाहर नहीं आएगा। और अगर हम मास्क पहने हैं, सब लोग मास्क पहनते हैं, तो दोनों तरफ प्रोटेक्शन रहता है। जिनको इन्फेक्शन है वो उसको बाहर नहीं खांस सकते हैं, और जो हेल्दी व्यक्ति हैं वो उसके लिए अंदर नहीं जाता है। और तीसरी बात, ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जाएं, स्पेशली इंडोर सेटिंग्स में जहाँ पे वेंटिलेशन कम है। छोटे से कमरे में बहुत सारे लोग अगर इकट्ठे हो जाएं, तो जैसे दुकान है या और कोई जगह है, उसमें रिस्क ज़्यादा है। तो अभी मेरे ख्याल से 1 साल में हम लोग काफ़ी समझ चुके हैं कि ये कैसे फैलता है और कैसे नहीं फैलता है। और इसलिए प्रिकॉशंस लेना भी अब साइंटिफिकली उसी बेसिस पे हमें करना चाहिए। क्या ये और बिना किसी दूसरी संपर्क बात, के और बिना किसी स्पर्श के भी फैल सकता है? कैन यू रिपीट प्लीज? या मतलब विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एनीबडी कैन हाँ, पर्सन सफर फ्रॉम कोरोना? इज इट पॉसिबल? नो, दैट विल बी वेरी वेरी रेयर। That will be very rare. You have to be in contact with an infected person. Whether it is in the same room, अगर आप 8 घंटे एक कमरे में मीटिंग कर रहे हैं और उसमें एक जन को इन्फेक्शन है, तो उसमें हाई चांसेस हैं कि बाकी लोगों को हो सकता है, बट विदाउट कॉन्टैक्ट ये होने के चांसेस नहीं है। और दूसरी एक बात मैं कहना चाहूंगी, जैसे सौम्या जी कह रही थी कि जी जी सरफेस में ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं, या डोर नॉब्स, दरवाजाच्या खुंडी याला हँडलवर व्हायरस राहू शकतो, ग्लास आपण पकडतो त्याच्यात राहू शकतो. त्यामुळे कुठल्याही क्लोज स्पेस मध्ये शक्यतो राहू नये, कारण यू आर ब्रीदिंग द सेम एअर. त्यामुळे व्हेंटिलेशन असणं हे अत्यंत जरुरी आहे या काळात. कुठेही क्राउडेड क्लोज स्पेस, तीच ब्रेथ आपण सर्क्युलेट होते एकाच खोलीत, तर त्यामुळे जेवढं व्हेंटिलेशन राहावं तितकं चांगलं आहे. म्हणून एअर कंडिशन ह्याच्यामध्ये थांबू नका म्हणतात ते त्याच्यामुळेच असं कदाचित. अगर एयर कंडीशनिंग यूज कर रहे हैं तो वहां पे वो एयर सर्कुलेशन जो होता है उसको रिसर्कुलेट नहीं करना है, फ्रेश एयर लेके आना है। तो एयर एक्सचेंजेस को मेजर करने से वो सफाई रख सकते हैं उस कमरे में। अच्छा मैडम, ये 1 साल में आपके प्रोटोकॉल में कुछ बदलाव आ गया है क्या? शुरू में आपने जो कहा था, मतलब WHO ने जो गाइडलाइंस दिए थे, अब उसमें ये हाइड्रोक्लोरोक्विन का भी जिक्र हो गया था। हमारे ICMR ने भी बताया था कि हाइड्रोक्लोरोक्विन ले लीजिए, उसके बाद रेमडेसिविर, और कभी-कभी इसके बारे में कुछ अलग ओपिनियंस आ जाते हैं। तो ये प्रोटोकॉल जो है ट्रीटमेंट का, उसमें कुछ बदलाव आ गया है? बदलाव तो आना चाहिए और आया है, क्योंकि हमारी जो नॉलेज है इस वायरस के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में वो बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती है वैसे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को भी बदलना चाहिए। अब शुरू में तो पता नहीं था, तो लैब एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे या किसी ने कुछ 2-4 पेशेंट का ट्रीटमेंट किया, चाइना से कुछ रिसर्च स्टडीज निकले, उसके बेसिस पे कुछ दवाइयाँ प्रपोज की गई, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, बाकी एक HIV की दवाई है लोपिनावीर रिटोनावीर करके, इंटरफेरॉन और रेमडेसिविर, इनको कहते हैं रिपर्पस्ड मेडिसिन, और फेविपिरावीर, ये सब दवाइयाँ बाकी वायरसेस के लिए यूज की गई थी। तो उन्होंने कहा चलो इसके लिए भी देख लेते हैं अगर ये काम करे तो फिर क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए, बड़े बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए, और उससे साबित किया गया कि कौन सी दवाई काम करती है और कौन सी नहीं काम करती। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक जितनी दवाइयाँ टेस्ट हुई हैं उसमें कोई ऐसे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं निकली एंटीवायरल। डेक्सामेथासोन क्लिनिकल ट्रायल में ज़रूर उसने मॉर्टेलिटी को कम किया है। जो सीवियर पेशेंट्स हैं, जो ऑक्सीजन पर हैं या वेंटिलेशन पर हैं, अगर उनको डेक्सामेथासोन दिया जाए तो उससे उनकी मौत की रेट कम हो सकती है। और अब नई नई जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, वो डायरेक्टली वायरस को अटैक करती हैं, वो वायरस को अंदर नहीं जाने देती हैं सेल में, तो उसको जल्दी देना चाहिए, अर्ली इन द कोर्स ऑफ डिजीज, बिफोर पेशेंट गेट्स वेरी सिक। उसकी ट्रायल्स अब चल रही हैं। तो WHO का शुरू से यही प्रयत्न रहा है कि जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता है वैसे वैसे हम अपने प्रोटोकॉल्स को अपडेट करते रहते हैं, और वही प्रोटोकॉल्स को इंडिया में बाकी देशों में अडेप्ट करके डॉक्टर्स यूज करते हैं। बट एक मैंने देखा है इंडिया में, जो प्रिस्क्रिप्शन मैंने देखे हैं कोविड पेशेंट्स के लिए, वो इतने लंबे होते हैं, उसमें 10-12 दवाइयाँ होती हैं, उसमें एंटीबायोटिक 2-3 होते हैं, डेक्सामेथासोन होता है, आइवरमेक्टिन होता है, अजिथ्रोमाइसिन होता है, विटामिन सी होता है, जिंक होता है, पैरासिटामोल होता है, एस्पिरिन होता है। तो ये एक्चुअली इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना इसमें कोई एविडेंस है।
एंटीबायोटिक्स डू नॉट एक्ट ऑन वायरस। एंटीबायोटिक्स तब देना चाहिए जब किसी को सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, क्योंकि हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं अपने देश में, ऑलरेडी बहुत हाई रेट्स हैं। और दिस टाइप ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज नॉट गुड एंड इट इज नॉट हेल्पिंग द पेशेंट। उससे साइड इफेक्ट्स होते हैं। डेक्सामेथासोन भी कुछ पेशेंट्स को ही देना चाहिए, सबको नहीं देना चाहिए। आइवरमेक्टिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के लिए अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि वो बेनिफिशियल है। तो इससे सिर्फ हम लोग टॉक्सिसिटी बढ़ा रहे हैं दवाई की। आप 10 दवाई देंगे, उसमें ज़रूर 2 दवाई टॉक्सिक हो जाएंगे पेशेंट के लिए। तो मेरी विनती ये है हमारे डॉक्टर्स से कि एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस को फॉलो करें। और ये वायरल इन्फेक्शन है तो इसमें ओवरलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सपोर्टिव केयर की ज़रूरत है, इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है। दैट शुड बी एक्चुअली द गोल, दैट वी प्रोवाइड वेरी गुड सपोर्टिव केयर, मिनिमाइज द यूज ऑफ मेडिसिन्स। आणि दुसरं याच गोष्टीबद्दल एक म्हणायचं की साधारणतः आता, कारण आपल्याला एक्सपिरियन्स नसण्यामुळे सगळी जनसंख्या किंवा एक जरा फिअर कॉम्प्लेक्स आलेला आहे, घाबरलेले आहेत. त्याच्यामुळे काय होतं, इव्हन डॉक्टर्सचं हे आम्ही बघतो जास्त, जे अक्यूट ट्रीटमेंट करतायत हे साधारणतः ओव्हर ट्रीटमेंट होतीये, जसं डॉक्टर सौम्या म्हणाल्या. आणि मग ते ओव्हर ट्रीटमेंट झाली की त्या ओव्हर ट्रीटमेंटची कॉम्प्लिकेशन्स करायला आपल्याला अजून ट्रीटमेंट करायला लागते. त्यामुळे हे जरा जसे WHO मधनं प्रोटोकॉल्स निघतात किंवा स्टँडर्ड ट्रीटमेंट जी गाईडलाईन्स असतात त्याला जरा फॉलो करून ते हे करणं जास्त इम्पॉर्टंट आहे आता. अगदी बरोबर आहे. त्याच्यावरूनच मला पुढचा प्रश्न असा विचारायचा है, सौम्या मैडम, ये कोरोना से निपटने के लिए आपने कुछ राष्ट्रीय दिशा निर्देश दिए थे, नेशनल गाइडलाइंस, ये अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग थे या अलग अलग जो देश है उनका व्यवस्थापन अलग था? जैसे कि ऐसे बताया जाता है, द इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि द बेस्ट प्रैक्टिस तो वियतनाम में, कोरिया में हो गई थी। तो इसे हमें जरा समझाइए कि आपके गाइडलाइंस क्या थी और हर एक देश ने इससे क्या सीख लेनी चाहिए। अब हम लोग पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं जी, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य जिसे कहते हैं, उसकी जो गाइडलाइंस हमने निकाली, दैट वाज बेस्ड ऑन हाउ द वायरस इज स्प्रेडिंग, कैसे फैल रहा है वो कम्युनिटी में और उसको कैसे रोका जा सकता है। तो अब जैसे हमने कहा, वो वायरस को फैलने के लिए क्या चाहिए, उसको लोग चाहिए, पास पास आए लोग, वेंटिलेशन कम हो, क्राउडिंग हो, तो वो बड़े आसानी से फैलता है। ऑफ कोर्स फैमिलीज के अंदर एक को हो जाए तो औरों को हो सकता है। चाइना ने क्या किया, कैसे उसको कंट्रोल किया, उन्होंने सबसे पहले एक एक इन्फेक्टेड पर्सन को ढूंढ के उनको आइसोलेशन किया, उनको अपने घर से निकाल के एक फैसिलिटी में, अस्पताल की ज़रूरत नहीं है सबके लिए, एक आइसोलेशन फैसिलिटी बनाया, उसमें अच्छी तरह कंफर्टेबली उनको 15 दिन के लिए वहाँ रखा जब तक वो इन्फेक्शियस नहीं है। हाउस होल्ड मेंबर्स को भी क्वारंटीन किया 14 दिन के लिए, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड ये वायरस का 14 दिन है। तो हर कॉन्टैक्ट को उन्होंने ट्रेस किया, उसको आइसोलेट, क्वारंटीन किया। जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ऑफ कोर्स उनको ट्रीटमेंट कराया, और लैब कैपेसिटी बढ़ाई, टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाई, ताकि जितने भी लोग सिम्टोमेटिक थे, किसी को खांसी बुखार जुकाम था तो उसको टेस्टिंग की इमीडिएटली अवेलेबिलिटी थी। और कम्युनिटी को समझाया कि क्या हो रहा है, क्यों हम लोग तुम्हें कह रहे हैं कि तुम्हें अलग रहना पड़ेगा, कुछ दिन के लिए कष्ट होगा तो कोई बात नहीं, कष्ट को सह लो। ऑफ कोर्स वुहान में लॉकडाउन किया, बट बाकी जगह चाइना में लॉकडाउन नहीं किया उन्होंने सिर्फ पब्लिक हेल्थ सिस्टम से ही कंट्रोल किया। वियतनाम सेम थिंग, वियतनाम में एक गरीब देश है, बट वहाँ की जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है, ये प्राथमिक स्वास्थ्य, ये वो बहुत स्ट्रांग है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को इन्वॉल्व किया उन्होंने, गांव गांव में जाओ, किसको बुखार हो रहा है उनसे बात करो, उनकी टेस्टिंग करो और उनको आइसोलेट कर दो ताकि वो बाहर ना फैले। बाकी मास्क पहनने की जो आदतें हैं, ये सब हमारे साउथ ईस्ट एशिया देशों में बहुत ज़्यादा है। आप कहीं भी देखेंगे फोटो, चाइना में, जापान में, हांगकांग में, सब लोग मास्क पहन के ही बाहर जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने सक्सेसफुली किया। उसमें ऑफ कोर्स लोगों की कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है, लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है, और कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए।
गवर्नमेंट के बीच में और कम्युनिटी के बीच में। तो जहाँ भी ये सिस्टम जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम वेल एस्टैब्लिश्ड है और जहाँ पे पब्लिक हेल्थ लोगों को समझ आती है, वहाँ पे अच्छे रिजल्ट निकले। इसलिए मैं अपने भारतीय गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये सुझाव देती रहती हूँ, हर एक स्टेट में एक पब्लिक हेल्थ कार्डर अलग होना चाहिए और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट होना चाहिए। जस्ट लाइक वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, वी नीड अ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, वो कुछ ही स्टेट्स में है, एंड अ सेपरेट कार्डर ऑफ पब्लिक हेल्थ वर्कर्स इंक्लूडिंग एपिडेमियोलॉजिस्ट्स जो इमीडिएटली फील्ड में जाके इन्वेस्टिगेट करें। जैसे केरला में जब निपा का वो शुरू हुआ था, उन्होंने जाके एकदम उसकी वहाँ जांच करके पता लगाया कि कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, और एकदम उन्होंने जो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। तो सिर्फ 18 या 20 केस निपा के हुए, उन्होंने खत्म कर दिया उसको, आउटब्रेक को। इस तरह हमारे हर एक राज्य में ये होना चाहिए। ये मेरे लिए सबसे बड़ा लेसन है जब हम देखते हैं कि विश्व में कौन से देश हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है। वो ऐसे देश हैं जो उन्होंने पिछले इन्फेक्शन से सीखा, कुछ सार्स से उन्होंने सीखा कि क्या क्या कमियां थी उस समय और उसको स्ट्रेंथन किया। दुसरं याच्यावर हे पण मी म्हणू इच्छिते की आपल्या इकडे जसा पोलिओ सर्वेलन्सचा प्रोग्राम आहे, आता पोलिओ इरॅडिकेट झालाय भारतात, तर पूर्ण जे पोलिओ नेटवर्क आहे, आपले हेल्थ वर्कर्स आहेत, आपले कम्युनिटीच्या वर्कर्स आहेत, याच्यात सर्वेलन्स फार चांगल्या म्हणजे अगदी जागतिक दर्जेचा होत होतो पोलिओ सर्वेलन्स. तर आता काही या ज्या गोष्टी आहेत ज्या आपण शिकलोय त्याच्यावरनं ते आपल्याला अनुरूप करायला हवं. आणि दुसरं जसं सौम्या जी सांगत होत्या की थायलंड आणि व्हिएतनाम वगैरे मध्ये तिकडे त्यांची एक ना नॅचरल एक पद्धत आहे. जसं आपल्या इकडे पण गावाकडे म्हणा किंवा कुठेही आपण लहान होतो तेव्हा नेहमी म्हणायचे बाहेरून आले की आधी हातपाय धुवून घ्या. तर ते असं नॉर्मल सोप्या सोप्या साध्या गोष्टी आपण विसरत चाललो आहोत. आणि त्याचं इम्पॉर्टन्स अजूनही तेवढंच आहे, त्याचं महत्व. आणि दुसरं तिकडे एअर पोल्युशन, प्रिव्हियस इन्फेक्शन झालं, तुम्ही फ्लाईटमध्येही बसलात तरी तिकडे तुम्ही गेलात की सगळेजण तुम्हाला मास्क घालून दिसतील तिथे नेहमीच. आणि त्यामुळे या काही गोष्टी त्यांनी सगळ्या आत्मसात केल्या, त्याही त्यांना खूप उपयोगी पडतात. थैंक यू। आपने जो कहा, हम सोचते हैं कि हमारी सरकार, राज्य और केंद्र की दोनों भी आपके सुझाव के बारे में अच्छी तरह से सोचेंगे तो हमारी ताकत बढ़ सकती है। इसके बाद आते हैं जो बहुत सब लोगों को प्रश्न है कि ये जो लॉकडाउन है, क्या ये लॉकडाउन की गाइडलाइंस WHO ने दी थी या ये चीन से आया हुआ है? ये लॉकडाउन पूरी दुनिया में कैसे चालू हो गया? हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। एक्चुअली वो यस, चीन में वुहान में लॉकडाउन हुआ, सबने देखा टीवी पे किस तरह का बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ वहाँ, और वो बड़ा सक्सेसफुल रहा। तो सबने कहा कि ऐसे लॉकडाउन तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। परंतु जब यूरोप में इन्फेक्शन बढ़ने लगा मार्च अप्रैल में, और वो देखते गए अस्पताल भर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत प्रभावित हो रहे हैं, तब उनको और कुछ नहीं सोचा तो उन्होंने लॉकडाउन कर दिए। एक्चुअली WHO ने कभी लॉकडाउन की बात नहीं करी थी। हम लोगों ने पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स की बात की थी, जिसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हुई थी, और जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो लॉकडाउन है, जहाँ पे सब अपने अपने घर में रहें और बाहर ना निकलें और किसी से मिक्सअप नहीं हो। तो वहीं से वो शुरू हुआ। पर अब रेट्रोस्पेक्टिवली हम देखते हैं तो लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट अमीर देशों में, गरीब देशों में अलग होता है। अगर आप गरीब देश ने लोगों को बोलेंगे लॉकडाउन करिए, वो कहाँ जाएंगे? एक एक घर में 10 लोग रहते हैं। जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे इतनी ओवरक्राउडिंग होती है, तो आप लोगों को एक साथ बंद कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा आइडिया तो ये था कि लोगों को अलग अलग रखें, बट लॉकडाउन से हम लोग एक तरह से उल्टा हो रहा है। तो उस समय तो पता नहीं था ये, तो लॉकडाउन किया। उससे ज़रूर स्लो डाउन होता है इन्फेक्शन, क्योंकि आप लोगों को मिलने से प्रिवेंट कर रहे हैं, तो कुछ टाइम मिलता है गवर्नमेंट को तैयारी करने के लिए। तो मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल में और कोई तरीका नहीं था, बिल्कुल राज्यों के पास और कोई तरीका नहीं था, तो लॉकडाउन ही एक तरीका था जिससे टाइम कुछ बचाएं, इन्फेक्शन कुछ डिले हो जाए
और मेडिकल सिस्टम को तैयारी करने के लिए टाइम मिले, जो भी ऑक्सीजन, वेंटिलेटर वगैरह दवाइयाँ लेनी। परंतु हमें ये याद रखना है, लॉकडाउन टेम्पररी मेजर होता है, इट्स नॉट अ सोल्यूशन। जैसे आप देख रहे हैं, हम लॉकडाउन हुआ यूरोप में, समर में बहुत केसेस कम हुए, 0 तक आ गए कुछ देशों में। लॉकडाउन बंद, ओपन किया, लोग घूमने लगे, ऑफिस गए, अपने छुट्टियों पे जाने लगे, पार्टीज होने लगी, एकदम इन्फेक्शन शुरू हो गया सितंबर अक्टूबर में, फिर बढ़ने लगा। अब दोबारा लॉकडाउन हो रहा है वहाँ यूरोप में। तो हमें बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी इंडिया बड़े क्रिटिकल स्टेज पर है, बड़े हाई लेवल तक गए इन्फेक्शन, ऑलमोस्ट 100,000 केसेस, 1 लाख के ऑलमोस्ट आसपास आए थे पर डे। अब कम हुए, 50,000 45,000 केस एक दिन में होते हैं। किसी भी टाइम पे दोबारा ये बढ़ सकता है, जब कुछ ढीला पड़ जाए हम लोग। और वो सेकेंड वेव जो है बाकी देशों में, इट हैज़ बीन वर्स देन द फर्स्ट वेव। आप चाहे अमेरिका में देखें या यूरोप में देखें, सेकेंड वेव बहुत गंभीर हुआ था। 1918 का जो इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक हुआ, उस समय भी सेकेंड वेव वाज मोर सीरियस देन द फर्स्ट वेव। दैट इज व्हाई वी हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट नाउ। एनी साइन दैट द इन्फेक्शंस आर इंक्रीजिंग, वी विल हैव टू स्टेप अप आवर मेजर्स। कभी भी हमें टाइटन करना पड़ेगा मेजर्स। दिल्ली में जैसे हुआ, अभी दिल्ली में काफी कम हो चुके थे इन्फेक्शन, एंड देन सडनली इट स्टार्टेड स्पाइकिंग अप। सो दिस इज टू बी एक्सपेक्टेड, ये वायरस का बिहेवियर ऐसा है। ये इसी के बारे में सवाल ऐसा है कि ये जो सेकंड वेव आती है, थर्ड वेव आती है, ये कैसे आती है? मतलब ये कम होने के बाद फिर से जो उछलता है, छलांग मारता है, क्या ये वायरस के म्यूटेशन की वजह से होता है? क्योंकि पूरा 0 तक आने के बाद फिर से ये इन्फेक्शन चालू कैसे, वो क्या डॉर्मोन स्टेज में रहता है? क्या होता है, सेकंड वेव आती कैसे है? एक्चुअली वायरस तो कहीं गया नहीं, इरेडिकेट नहीं हुआ है, वो छुपा हुआ है। मतलब कोई ना कोई इन्फेक्टेड लोग हैं। अब लॉकडाउन से ये हम करते हैं, आर्टिफिशियली लोगों को अलग कर देते हैं, तो वो वायरस को ट्रांसमिट करने की चांस नहीं मिलता। और जब आप हर चीज़ को शुरू करेंगे, मार्केट खुलेंगे, लोग फिर मिलने लगेंगे, तो उसको फिर दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है फैलने की। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि वायरस कहीं नहीं जा रहा है, हमारे साथ ही है, हमारे साथ ही अभी के लिए तो रहेगा। अभी एरेडिकेशन की बात तो हम लोग नहीं सोच रहे हैं। तो तब तक जब हम चांस देंगे तब बढ़ जाएगा और एक जगह से दूसरे जगह मूव करेगा। इंडिया इतना बड़ा देश है कि पहले तो हम लोग सिटीज़ में ही देख रहे हैं, मेट्रोज में सबसे भारी इन्फेक्शन पुणे, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, ऐसे शहरों में ज़्यादा भारी इन्फेक्शन हुआ, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, ओवर क्राउडिंग है। पर वो धीरे धीरे सेकेंड टियर, थर्ड टियर टाउन्स और गाँव में भी पहुँच चुका है। और अगर थोड़ा सा भी ढीलापन होगा तो दोबारा उन जगहों में बढ़ने की चांसेस हैं, और वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो कम हैं। जो हमारे मेट्रो टाउन्स में हैं, वो गांव वगैरह में आईसीयूज वगैरह नहीं हैं। तो अगर वहाँ पे गंभीरता से बढ़ने लगे तो डेथ रेट भी वहाँ ज़्यादा हो सकती है। मैडम, जब कोरोना शुरू हुआ उस वक्त ऐसे कुछ प्रेडिक्शंस आ रहे थे कि इसके वजह से अफ्रीका में बहुत कहर हो जाएगा, मिलियंस ऑफ डेथ हो जाएंगे, हिंदुस्तान में हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं हुआ है। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि भारत में भी 4-5 करोड़ मजदूर ने स्थलांतर कर दिया। उस वक्त भी ऐसे लग रहा था कि बहुत ज्यादा तौर पे होगा, उतना नहीं हुआ। इसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी कई वजह हो सकती है, बट पहले आपने जो पिछले प्रश्न किया था उसमें मैं ये कहना भूल गई कि म्यूटेशन की वजह से नहीं है। अच्छा। तो वो साइंटिस्ट उसको ट्रैक कर रहे हैं। तो अभी तक ऐसा कोई म्यूटेशन नहीं है जो कम विरुलेंट हो या ज़्यादा विरुलेंट हो, तो उसको ट्रैक करते रहेंगे। तो हमारे ह्यूमन बिहेवियर पर ही आधारित वो एपिडेमियोलॉजी चल रहा है। वायरस तो अपने काम को कर रहा है। अब डेथ क्यों कम हुआ इंडिया में, अफ्रीका में? एक इसमें बहुत बड़ा कारण है हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल जिसे कहते हैं, एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। हमारे देश में और अफ्रीका में पॉपुलेशन जवान है, युवक पॉपुलेशन है। अगर आप मीडियन एज देखेंगे तो वो 30-35 साल के बीच में है। अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में मीडियन एज देखेंगे तो 55-60 साल के बीच में वो होगा। जैसे इटली के देश में जहाँ बहुत मौतें हुई थी, वहाँ पे जो एवरेज एज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज समथिंग लाइक 88 और 90 ईयर्स।
उन लोगों की मौत हुई थी जो बहुत बुजुर्ग थे। तो एक सबसे बड़ा कारण ये है हमारा पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, और हमें पता है इस वायरस में जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे रिस्क बढ़ता है। दूसरा ये भी हो सकता है, कुछ ऐसे थियोरीज भी हैं कि हमारी इम्यूनिटी, क्योंकि हमारे देश में इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कोरोना वायरसेस भी खूब फैलते हैं, तो हम लोगों के बॉडी में कुछ इम्यूनिटी थी ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग, हो सकता है, बट इसको प्रूव करना पड़ेगा। और तीसरा वी हैव टू रिमेंबर कि हमारी जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो परफेक्ट नहीं है। हम मौतें की बात करते हैं तो वी आर ओनली काउंटिंग दोज हु हैव डाइड इन द हॉस्पिटल विद अ कंफर्म्ड इन्फेक्शन। जो लोग घरों में मौत जिनकी हो रही है, जो अस्पतालों में नहीं उनकी मौत हो रही है, उसका तो अभी कोई हमारे पास हिसाब नहीं है। बाकी देशों में उन्होंने इसका भी हिसाब लगाया है और उसको कहते हैं एक्सेस मोर्टेलिटी। जैसे इंग्लैंड में वो बोले कि पिछले साल के हिसाब अगर इस साल का हम देखें तो एक्सेस मोर्टेलिटी हमारी 40,000 या 50,000 हुए हैं। उसमें कोरोना की वजह से इतनी हुए हैं और नॉन कोरोना इतने हैं, क्योंकि उनके पास डेथ की जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो रियल टाइम में अपडेट होती हैं। हमारे देश में डेथ सर्टिफिकेट तो कोई डॉक्टर ज़्यादातर भरते नहीं हैं अनलेस मौत हॉस्पिटल में होती है। मोस्ट ऑफ द डेथ्स इन रूरल एरियाज आर नॉट सर्टिफाइड बाय, कॉज ऑफ डेथ इज नॉट सर्टिफाइड। तो इसलिए हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं कह सकते हैं कि हमारा डेथ रेट एक्स है या वाई है। आई थिंक वो उसमें टाइम लगेगा, 1 साल बाद जब हम देखेंगे तब हो सकता है ये स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा हमारे पास कंप्लीट हो। तो वो हमें माइंड में रखना चाहिए जब हम कहते हैं कि डेथ बहुत कम है, पर दूसरा ज़रूर पॉपुलेशन की एज के वजह से असर हुआ है। और एक और बात मैं इससे कहना चाहूंगी कि जैसे यूरोप में इधर हम लोग देखते हैं कि ओल्ड एज होम्स का रिवाज है, और ये लोग जो है इकट्ठा ही मतलब एक ही कैंपस में रहते हैं, एक बिल्डिंग में रहते हैं। तो जो भी पहले जो मौतें देखी गई इन लोगों में और इन एरियाज में सबसे ज्यादा हुई, इन लोगों को ज्यादा। हमारे यहाँ पे उतना ये है नहीं, क्योंकि हम लोग जो है ओल्ड पीपल खासकर तो घर पे ही रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, और जो यंग पीपल है वो बाहर जाते हैं, तो इसलिए वो स्टेटिस्टिक्स भी उसकी वजह से है। ये अच्छा एक एनालिसिस हमें समझ में आएगा। और इसके बाद सभी जो जिसका इंतजार कर रहे हैं वो टीके के बारे में बात करनी चाहिए। पहले ऐसे बताया जाता था कि किसी वायरस पे टीका आना है तो उसे बहुत साल लगते हैं, उसकी ट्रायल कई साल होती है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है और आता है। तो अभी इतने जल्दी आ रहा है तो इसे ये टाइम कंडेंस कैसे हो गया, ये एक सवाल है। और उसके बाद ये उलझने हैं कि ये कोई वैक्सीन आ रहा है वो 90% 5% एक्यूरेट है, ये आ रहा है वो 75% एक्यूरेट है। इसे कौन प्रमाणित करता है और इससे लोगों में विश्वास कैसे हो कि हम इससे दुरुस्त हो जाएंगे? तो रंजना, हाँ, मैं शुरू करती हूँ, फिर सौम्या जी ऐड करें उस पे। तो नाही, तुम्ही मराठीत तुम्ही रंजना मॅडम तुम्ही अच्छा, मी मराठीत मराठीत बोलायचा प्रयत्न करते, नाही पण तो मराठी नाही, वॅक्सिन्सचं काय आहे, जसं सौम्याजी आधी म्हणाल्या की सार्स व्हायरस वगैरे आधी येऊन गेलाय 2005 मध्ये, तिकडे मर्स व्हायरस पण येऊन गेलाय, त्याच्यामुळे यांच्यावरती काम चालू होता, रिसर्च चालू होता. आणि पुन्हा जेव्हा वुहानमध्ये हा आउटब्रेक झाला तेव्हा चायनानी ऍक्च्युली जेनेटिक सिक्वेन्सचा व्हायरस ऍक्च्युली हे केला, सगळ्यांबरोबर शेअर केला, त्यांनी पब्लिक डोमेन मध्ये हे केला. त्याच्यामुळे हे झालं की वॅक्सिन मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणजे असं आउट ऑफ द ब्लू किंवा सडनली नाही सुरू झालं. 8-10 वर्ष आधीपासून हा सगळा चालू आहे त्यांचा प्रयत्न. पण आता हे पॅन्डेमिक असल्यामुळे त्याला एकदम प्रोत्साहन मिळालं आणि एकदम सगळ्या राष्ट्रांनी, देशांनी त्याला पाठिंबा दिला या रिसर्चला, आणि त्याच्यामुळे हे लवकर लवकर होत आहे. दुसरं म्हणजे काय आहे की रिसर्च वगैरे व्हायला पण जरा वेळ लागतो, कारण त्याच्या स्टेजेस असतात, क्लिनिकल ट्रायल्स असतात. पहिल्यांदा फेज 1 असते, त्याच्यात थोडंसं टेस्ट करून बघतात, मग त्याच्यानंतर फेज 2 होते, आणि मग ते फेज 3 मध्ये म्हणजे या सगळ्या ह्युमन ट्रायल्स मी म्हणते.
तर याच्यात त्यांनी काय केलं, फेज 3 मध्ये आपल्याला खूप बघायला लागतं, म्हणजे खूप लोक व्हॉलंटियर्स लागतात. तर बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल सिच्युएशन अँड पॅन्डेमिक, व्हॉलंटरी बेसिस वरती खूप लोक या ट्रायल मध्ये त्यांनी साइन इन केलं. व्हॉलंटरी बेसिस मध्ये लोक पण जुडली या ट्रायल्स मध्ये. त्याच्यामुळे जे आपल्याला वर्ष लागतात काही पर्टिक्युलर डेटा आपल्याला मिळायला, तर या ट्रायल्सचा पिरियड जरा कंप्रेस झालाय आणि त्याच्यामुळे हे जरा सोपं झालंय. पण दुसरं मला हे म्हणायचंय की वॅक्सिन सेफ्टी अत्यंत इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यामुळे जरी डेटा आता आलाय विच इज एक्स्ट्रीमली एनकरेजिंग, की जेव्हा कंपनीज म्हणतात की आम्ही 90% आहे, 95% आहे, किंवा आता ॲस्ट्राझेनेकाचा आला 70% आहे, याचा पण अजून थोडासा डेटा वगैरे यायला पाहिजे. आणि जसं ही वॅक्सिन्स मार्केटमध्ये किंवा कुठल्याही रेग्युलेटरी बॉडीज मध्ये जेव्हा अप्रूव्ह होतात, तेव्हा पूर्ण डेटा बघतात त्याचा. आणि सेफ्टी आणि सिक्युरिटी इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट ऑफ द पेशंट्स. आणि जशी गावी आमची जी संस्था आहे, जोपर्यंत WHO प्री क्वालिफाय करत नाही तोपर्यंत आम्ही कंट्रीजना प्रोव्हाइड करत नाही ते वॅक्सिन, कुठलंही असू दे. जर का अमेरिकेचं वॅक्सिन अमेरिका तयार करते आणि त्यांच्या रेग्युलेटरी बॉडीने अप्रूव्ह केलं, तर ती लोक ते इंट्रोड्यूस करू शकतात. पण पूर्ण जगभर जी वॅक्सिन जी आमची संस्था हे करते, प्रोक्युअर करते आणि डिस्ट्रीब्यूट करते, दॅट हॅज टू बी WHO प्री क्वालिफाईड. आई कैन ऐड कि ये जो फास्ट स्पीड पे हुआ है, जैसे रंजना ने कहा है, बिकॉज ऑफ द जेनेटिक सीक्वेंस बीइंग अवेलेबल, पिछले कई सालों में इन्वेस्टमेंट काफ़ी हुए हैं वैक्सीन प्लेटफॉर्म्स डेवलप करने में, तो वो काफ़ी लैब्स में वो तैयार था। और मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लगता है, यूजुअली क्या होता है फेज बाय फेज क्लिनिकल टेस्टिंग के बाद ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं, बट इस बार क्योंकि देशों ने पैसा भी काफ़ी इन्वेस्ट किया, तो मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप जो है, कंपनीज को बोला गया कि शुरू करो, डोंट वरी, वैक्सीन काम किया तो अच्छा है, नहीं काम किया तो थोड़ा वेस्ट होगा पैसा, बट वी विल सेव लॉट ऑफ टाइम। सो बिकॉज ऑफ दैट, जो जैसे जैसे फेज 3 ट्रायल खत्म हो रहे हैं, द कंपनी इज एबल टू एक्चुअली सप्लाई द डोसेस। तो अब 3 वैक्सीन 4 वैक्सीन के कुछ रिजल्ट निकले हैं पिछले 2-3 हफ्तों में, विच इज़ वेरी एनकरेजिंग। इसका मतलब है इस वायरस के लिए एक टीका बन सकता है, इसका प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल अब मिल गया है। हमारे देश में भी कई वैक्सीन्स अब बन रहे हैं, कुछ फेज 3 ट्रायल में आ गए हैं, कुछ और पीछे हैं, आ रहे हैं। ज़रूरी है सबको टेस्ट करना, क्योंकि हमें बहुत वॉल्यूम चाहिए इस वैक्सीन के लिए, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डोजेस। ऐसी तरह करोड़ों में कभी इतने वैक्सीन्स की ज़रूरत नहीं पड़ी दुनिया को। तो जितने अच्छे बनेंगे, और हमारे होप ये भी है कि जो हमारे देश में बनेंगे वो अफोर्डेबल भी होंगे, क्वालिटी भी अच्छी होगी और अफोर्डेबल भी रहेंगे। रूम टेम्परेचर पे अगर बने वैक्सीन, तो ये सब जो एडवांटेजेस हैं, ये शुरू में जो आए हैं वैक्सीन्स, उनको अल्ट्रा कोल्ड चेन चाहिए, उनकी ज़रूरत है। तो अभी हम लोग एनकरेज कर रहे हैं और भी क्लिनिकल ट्रायल्स और भी हों, और भी बने वैक्सीन्स, ताकि वी विल हैव अ गुड चॉइस। क्योंकि वही सवाल था, ये अल्ट्रा कोल्ड का जो टेम्परेचर रखना है, वो देहातों में कैसा रखेंगे, वो बहुत मुश्किल हो जाएंगे। मुश्किल। लेकिन आपको क्या लगता है कब तक वैक्सीन आ सकती है? अभी जो ट्रायल चल रहे हैं उस हिसाब से अभी तो कुछ 2-3 वैक्सीन्स की ट्रायल में प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स निकाली हैं। जी। नाउ बिकॉज इट इज़ पैंडेमिक, महामारी की वजह से रेगुलेटरी एजेंसीज इमरजेंसी यूज लाइसेंस देने के लिए तैयार हैं। तो हो सकता है कि दिसंबर एंड या जनवरी तक 1 या 2 वैक्सीन्स को इमरजेंसी यूज लाइसेंस मिलेगा कुछ देशों में। अब हर एक देश को अपने रेगुलेटरी बॉडी को कहना होगा। WHO भी देख रही है, वो डेटा पूरा कंपनीज ने हमें दिया है, हम भी उसको देख रहे हैं। और जैसे डॉक्टर रंजना कह रही थी, उसकी प्री क्वालिफिकेशन जब करेंगे, जब पूरा डेटा देख के हम लोग उसमें सेटिस्फाई हो जाए। और गावी के साथ मिलकर अब यही चल रहा है कि कितने डोजेस प्रोक्योर कर सकते हैं और कैसे दुनिया में बांट सकते हैं। हमारा प्रयत्न ये है कि सिर्फ अमीर देशों में वैक्सीन ना रह जाए, कि सब देशों को एक ही टाइम पे मिले, जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो इसीलिए गावी में एक कोवैक्स फैसिलिटी बनाया है, जो ये वैक्सीन्स को खरीदेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो मुझे लगता है कि अगले साल मार्च अप्रैल के महीने से शुरू हो सकता है
वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत अच्छी, ये तो हमारे सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये न्यूज है। मी क्या सॉरी हाँ, कोवॅक्स बद्दल एक सांगू इच्छित आहे हो, की हे जे एस्टॅब्लिश आहे म्हणजे गावीचं पूर्ण हेच आहे की पूरे दुनिया में जितने सारे बच्चे हैं उनको बिल्कुल समानता मिले। बच्चे नहीं, अब ये कोवैक्स वैक्सीन है, कोविड फैसिलिटी, कि ऐसा नहीं है कि कोई गरीब देश हो तो उनको वो वैक्सीन नहीं मिले, क्योंकि ये पैंडेमिक सिचुएशन है। जब सबको सुरक्षितता मिलेगी तभी ये पैंडेमिक हटेगा। ये नहीं कि एक देश को मिला तो बाकी देश में अगर ये पैंडेमिक रहा तो फिर हम लोग सब सुरक्षित नहीं हो सकते। तो इसलिए वैक्सीन ये गावी, WHO, सपी मिल के गावी ने जो कोवैक्स फैसिलिटी एस्टैब्लिश की है उसमें यही है कि दुनिया भर के जितने वैक्सीन आ रहे हैं उनको कायदे से दे के उनकी लिस्ट बना के फिर ऐसा ये करे कि एटलीस्ट 20% वैक्सीन जो हो इन सारे गरीब देशों में जिनको भी जरूरत है उनको मुफ्त मिले और उसी वक्त मिले जबकि संपन्न देशों में, समृद्ध देशों में भी मिल रहा है। तो ये भी प्रयास बहुत जोरों से चल रहा है। और दूसरी बात मैं देख रही हूँ समय बीता जा रहा है, नहीं पर बिल्कुल, जैसे समय बहुत है हमारे पास, आपके ही समय की हमें मतलब फिक्र है, हमें तो सबको सुनना ही है आपको। दूसरी बात मैं ये बताना चाहती थी कि ये वैक्सीन जो है ये अब अडल्ट वैक्सीन, मतलब अभी जो ट्रायल्स वगैरह हुई हैं ये अडल्ट वैक्सीन की ही हुई है, अभी बच्चों में इनकी ट्रायल हुई नहीं है। तो पूरा जो हमारा इम्यूनाइजेशन का नेटवर्क है दुनिया में, मेनली चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन का नेटवर्क है, वही सिस्टम हमको मालूम है। लेकिन अब अडल्ट्स तक ये पहुंचाना है और बिलियंस ऑफ लोगों को पहुंचाना है हमें और एक साथ उनको पहुंचाना है। उसके लिए जो वैक्सीन जो है वो ना कुछ सिर्फ जहां पे एयरपोर्ट पे आके कंपनी से पहुंचा या पोर्ट में पहुंचा, बट वो उन लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी है। तो उसके लिए पूरी सिस्टम्स चाहिए, पूरा हेल्थ सिस्टम्स चाहिए, लॉजिस्टिक सप्लाई चाहिए, प्लानिंग चाहिए, बजटिंग चाहिए, हेल्थ वर्कफोर्स की ट्रेनिंग चाहिए कि कैसे आप करें। तो ये सब भी जो सपोर्ट है ये भी गावी देती है कंट्रीज को। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैक्सीन आपने उपलब्ध किया, लेकिन पूरी सिस्टम्स भी आपकी रेडी करने के लिए भी गावी मदद करती है। और तीसरी चीज ये है कि जो कुछ गरीब देश हैं उनमें उतनी टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं है, तो इवन द टेक्निकल एडवाइस कि किस तरह से आप ये कर सकते हैं वो एक्सपर्ट चीज वो भी कंट्रीज को गावी देता है। एंड इट्स ऑल अलोंग इन दैट पार्टनरशिप, ब्रॉडर पार्टनरशिप। इसके बाद ये हर्ड इम्यूनिटी के बारे में कभी कहा जाता है कि धारावी में हर्ड इम्यूनिटी आ गई, बंबई में या कहीं केरल में आ गई। ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है और वे कब आ सकती है, इसके बारे में आप दोनों के भी हम राय जानना चाहते हैं। हर्ड इम्यूनिटी वो है जब, और या पॉपुलेशन इम्यूनिटी उसको कह सकते हैं, जहाँ पर यूजुअली ये टीका के संबंध में ही इसकी बात होती है। जैसे हम कहते हैं कि मीजल्स बीमारी है उसको हटाना है, तो 100 में से 95 चिल्ड्रन को वैक्सीन अगर मिल जाए तो उस कम्युनिटी में मीजल्स हट सकता है। अगर 5 बच्चे रह भी जाते हैं हर्ड इम्यूनिटी के वजह से उनको मीजल्स नहीं होता है, क्योंकि उसमें 95% लोग जो हैं वो इम्यून हैं। तो अगर वो वायरस आने की कोशिश भी करे तो इन्फेक्शन नहीं हो सकती, बाकी लोग सब इम्यून हैं। तो इस कोविड-19 की बीमारी के लिए हम समझते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी कुछ 65 to 70% लोगों, जब लोग इम्यून हो जाएंगे तब वो जाके रुक सकता है। अब कुछ सीरो स्टडीज हुई हैं जिससे पता लगा कि जैसे मुंबई में धारावी है या पुणे में कुछ एरियाज थे जहाँ पे 50-60% तक एंटीबॉडीज मिले लोगों में, तो कहने लगे कि शायद वहाँ हर्ड इम्यूनिटी हो गई। बट वो बहुत छोटी जगह हैं, छोटी लोकेलिटी के अंदर हो सकता है, बट हमारे देश में हम नहीं कह सकते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी आ गई है, क्योंकि वो उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो हर्ड इम्यूनिटी की बात हमें सिर्फ वैक्सीन के साथ साथ करनी चाहिए। जब 70% लोगों में इम्यूनिटी बन जाएगी वैक्सीन की वजह से, तब ये महामारी का अंत शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि कुछ देशों ने ये भी कहा है कि हर्ड इम्यूनिटी तो अपने आप आ जाएगी, जब आ जाएगी तब आ जाएगी,
इतना वैक्सीन में क्यों पैसा डाल रहे हैं, क्यों वैक्सीन के लिए वेट कर रहे हैं। पर ये भी देखना जरूरी है कि फिर वो हर्ड इम्यूनिटी आते आते हमने अभी भी देखा है कि कितने लोग बीमार पड़ते हैं, कितने लोगों की मौतें होती हैं, कितने लोगों को, सो यू हैव टू गो थ्रू दैट टॉर्चर फॉर दैट हर्ड इम्यूनिटी। इसलिए अगर दूसरा कोई आसान तरीका हो जिससे आप इन्फेक्शन से बच सके, उसकी मॉर्बिडिटी से बच सके, तो फिर दैट वैक्सीन इज द ओनली थिंग व्हिच कैन हेल्प। इसके बाद सौम्या मैडम, आपसे ये पूछना था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO पे ऐसे बात की जाती थी कि अभी ये प्रो चाइना हो गया है, पहले प्रो अमेरिका था, फिर कुछ फार्मास्यूटिकल और कंपनीज है, बिग जायंट्स है, वो अब WHO पे प्रेशर करती है, वो प्लेटफॉर्म पे आ जाती है। इस ढंग की जो आपके साथ आलोचना की जाती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक्चुअली WHO को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, क्योंकि वो, हाँ, ऐसा बॉडी है जो 194 मेंबर स्टेट्स का एक बना हुआ संस्थान है। तो हम लोग कहते हैं कि हम तो सेक्रेटेरिएट हैं और हमारे जो चलाने वाले लोग हैं, जो कंट्रोल करते हैं, वो देश है। And every country is equally important. Each country, whether big or small, has a voice and has a vote. And every year World Health Assembly होती है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड साल में 2 बार मिलती है। अब हमारे मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ही एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयर हैं इस साल, वो रोटेटिंग होता है। वो ही सब निर्णय लेते हैं, वो ही डिसीजन लेते हैं, वो ही नियम बनाते हैं। 2005 में इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस बने थे, जिसमें वो नियम बने थे कि देशों को कोई इमरजेंसी में कैसे कैसे व्यवहार करना चाहिए। कभी कोई बहुत भयानक इस तरह का इन्फेक्शन कहीं पाया जाए तो उस इमीडिएटली उसको नोटिफाई करना है, इमीडिएटली सब देशों को अलर्ट करना है, उसके बाद क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, ये सब उसमें लिखा हुआ है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस में। अब जो है वो देश सब मिलकर उसको दोबारा देख रहे हैं कि इसमें क्या कुछ उन्नति लानी चाहिए, क्या इसमें कुछ चेंजेस लानी चाहिए, क्योंकि आगे के लिए पैंडेमिक कभी भी हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग अनप्रिपेयर्ड रहें। तो एक तरह से WHO की स्ट्रेंथ ये है कि सब देशों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आती है, एक ही जगह बैठ के बातें होती हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रूल्स बनते हैं। बाकी जो रूल्स फॉलो करते हैं कि नहीं, वो तो देश के ऊपर है। वो उसमें WHO का कोई ऐसा पावर नहीं है जो देश को वो पनिश करे या उसको बोले कि आपने क्यों किया, क्यों नहीं किया। तो वी वर्क थ्रू कोऑपरेशन एंड थ्रू डायलॉग and through encouragement. We are not a policing body. We do not have the powers of a policing body. So this is why I think people sometimes misunderstand कि आपको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। हमारे पास वो पावर्स नहीं है। अगर सब देश मिलके कहेंगे कि कल WHO को पावर्स होनी चाहिए कि किसी भी देश में जाके वो इंस्पेक्शन कर सके, तो जरूर फिर मेरे ख्याल से आगे WHO इस तरह से कर सकेगा। मुझे एक चीज बतानी है कि इस बारे में और ये सोचने की बात है कि ना एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं ना, वो होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे ये कोविड में ही देखिए, ये कोवैक्स में ही देखिए, अगर पब्लिक हो, और ये पब्लिक मतलब जस्ट गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट हो, जनता हो, लोग हो, मैन्युफैक्चरर्स हो, कर्मचारी हो, इन सब का जुड़ना बहुत जरूरी है फॉर एनी प्रोग्राम टू सक्सीड। और इसलिए आपने जैसे बात की ना कि आपने तो फार्मास्यूटिकल्स को बिठा दिया WHO में, और वो देयर इज क्रिटिसिज्म अबाउट इट। पर जैसे गावी की स्थापना हुई थी 2000 में, तब ये था कि 90% जो बीमारियां अपने देशों में थी उनके लिए वैक्सीन था नहीं, और बाकी 10% बीमारियां जो उधर थी यूरोप अमेरिका में, उनके लिए 90% वैक्सीन थे। और हमारे पास आते थे 20 साल बाद, जब पेटेंट वो सब जब हो जाता था तब आते थे। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जब हुई, जब दुनिया की सबसे श्रेष्ठतम संस्थाएं जुड़ी और उसके फाउंडिंग मेंबर्स WHO, यूनिसेफ वगैरह ही थे, तभी जाके ये हुआ। और आज ये है कि कोवैक्स के टाइम में जब ये सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इकट्ठा हुए हैं,
तभी हम इस सिचुएशन में और कह सकते हैं कि सारे देश बराबर हैं। जो उधर मिलेगा यूरोप अमेरिका में एट एग्जैक्टली द सेम टाइम बाकी सब देशों में भी मिलेगा। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सब लोगों को इकट्ठा लेके हमने जो जोड़ के ये किया है, उसकी वजह से ही पॉसिबल है ये। बहुत अच्छा कहा गया ये। हमें बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उसमें से मैं कुछ ले भी रहा हूँ। प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी की शिष्या प्रोफेसर जेनिफर रूगर ये कहते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य ये मानव अधिकार की तरह एक वैश्विक अधिकार हो और वैश्विक स्वास्थ्य नियमन सुगम होना चाहिए। आप दोनों भी इस बारे में क्या कह सकते हैं कि अभी जिस हम दौर से गुजर रहे हैं और इसके बाद और भी वायरसेस का अटैक हो सकता है, तो आम आदमी के लिए, गरीब बच्चों के लिए, गरीबों के लिए और सबके लिए ये सार्वजनिक स्वास्थ्य ये अधिकार हो सकता है, और आपका नियमन जो है WHO का या गावी का, ये और अच्छा किस ढंग से हो सकता है? नहीं, ये बहुत अच्छा कहा उन्होंने और होना चाहिए। अब ये स्वास्थ्य की जो बात है, बिना स्वास्थ्य के तो जिंदगी में और कुछ नहीं है। तो किसी भी देश को अगर उन्नति करना, इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना है, सुपर पावर बनना है, तो सबसे पहले अपने लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करना पड़ेगा। जिस जनता में कुपोषण ज़्यादा होगी, बीमारियां ज़्यादा होगी, वो जाके इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बन सकता है। तो मेरे ख्याल से सब देशों को ये समझना पड़ेगा कि पहले हेल्थ में इन्वेस्ट करें। एंड हेल्थ डजंट मीन कि सिर्फ ट्रीटमेंट में इन्वेस्ट करना है। प्रिवेंशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हेल्थ प्रमोशन। और इसमें हमारे देश में जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन की जो परंपरा है, आयुर्वेद वगैरह, वो प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशन, योग, आयुर्वेद, उसके ऊपर ज़्यादा जोर अगर दें तो हम लोग और भी स्वास्थ्य रह सकते हैं। तो दैट इज़ वन। सेकेंड इज कि जो ग्लोबल पब्लिक गुड की बात करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए बीमारियों के लिए, स्पेशली गरीबों की बीमारियों के लिए, जिसमें पैसे बनाने का, प्रॉफिट बनाने का वो नहीं होना चाहिए। तो वो WHO उसको प्रमोट कर रही है। अब देखते हैं कि सब देश इसमें मिलजुल के काम कर पाते हैं कि नहीं। और उसके साथ ही मैं और भी ये कहना चाहूंगी कि अगेन जैसे हेल्थ प्रिवेंशन प्रमोशन कहा, इस सब में जो है ना, सेफ वाटर, सैनिटेशन, क्लीन एयर, ऑल दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ये सब बिल्कुल मतलब फंडामेंटल्स हैं फॉर गुड पब्लिक हेल्थ एंड गुड हेल्थ फॉर ऑल। तो हम उसको तो हमको उसमें इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। अभी बहुत 1 घंटे से हम आपसे बात कर रहे हैं और कितनी भी बात करें तो सबके कुछ अलग अलग सवाल आएंगे। आप दोनों से भी यह विनती है कि इसके आगे हमारी किस ढंग से हम चले, मतलब आम आदमी भी और हमारी गवर्नमेंट भी या समाज सेवी संगठन है, उसके बारे में आप और कुछ एक छोटा सा सवाल था लेकिन वो बहुत लोगों को लगता है, इसलिए क्या WHO किसी मास्क को प्रमाणित करता है या क्या N95 ऐसा ही होना चाहिए? ऐसा एक सवाल है छोटा सा, उसके बारे में भी आप बता दीजिए और उसके बाद आगे के रुख के लिए। हाँ, मास्क वगैरह के बारे में हमारे पास गाइडेंस है। वी पुट आउट स्पेसिफिकेशंस, जैसे हम दवाइयों के लिए करते हैं उसी तरह से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए भी हमारी स्पेसिफिकेशंस हैं, जिसको लेके लोग उसको उपयोग कर सकते हैं, और हमारी टेक्निकल गाइडेंस भी बहुत सारी है। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि एक स्वास्थ्य देश के लिए हमें क्या क्या चाहिए। आई थिंक वी नीड हेल्थ लिटरेसी। हमारे पॉपुलेशन में हेल्थ लिटरेसी की ज़रूरत बहुत है। लोगों को ये समझना चाहिए कि बीमारियां कैसे फैलती हैं। जो मिथ्स और मिसकंसेप्शंस रहते हैं, लोगों के मन में वहम रहती हैं। आजकल भी देखते हैं व्हाट्सएप में कई तरह के मिस इन्फॉर्मेशंस लोग देते हैं, इनके ऊपर ध्यान नहीं दें। जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो अच्छी सोर्सेज हैं, वहाँ से पता करें। पानी, गंदे पानी से क्या बीमारियां फैलती हैं, जैसे अभी रंजना कह रही थी ना, वाटर सैनिटेशन इज सो इम्पोर्टेंट, क्लीन एयर इज इम्पोर्टेंट, मेंटल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। तो बेसिक फैक्ट्स जो हैं वो एक साइंस लोग जो पढ़ते हैं स्कूलों में, उससे एक मेंटल ये माइंडसेट होना चाहिए कि किस चीज़ों को हम बिलीव करें और किसको ना ध्यान ना दें। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
दूसरा ये है कि जैसे हमने कहा कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स पे हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए। ज़्यादातर जो सरकारें होती हैं वो अस्पताल बनाने में काम अच्छी करती हैं, बट प्रिवेंटिव साइड पे वो रह जाता है। एयर पोल्यूशन देखिए, आउट ऑफ द टॉप 20 सिटीज इन द वर्ल्ड 14 हमारे देश में। एयर पोल्यूशन कट्स द लाइफ बाय 7 years। वो पता नहीं लगता है क्योंकि वी आर ब्रीदिंग द एयर ऑल द टाइम, वी गेट यूज्ड टू इट, बट इट इज कटिंग आवर लाइफ एंड इट इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग चिल्ड्रंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चिल्ड्रन का जो मेंटल ये है। Nutrition, undernutrition, India is the home to largest number of malnutrition. So we have all of these problems, basic things we have to tackle first. Tertiary care, we are very good. हमारी जो अस्पतालें बनी हैं private, you can get the best tertiary care. But what about our villages? What about good primary health care? उस पर हमें ध्यान देना है। प्राइमरी हेल्थ केयर अच्छा रहेगा तो उससे अगेन लोग जो हैं वो स्वस्थ रहेंगे। सो आई वुड से इन चीज़ों पे अगर हम अगले 5 सालों में अगर हम इन्वेस्ट करें, उसके ऊपर ध्यान दें, तो ज़रूर we will turn out to be much more healthy population in the years to come. Turn over to I just Ranjana. wanted to add one thing is की तुम्ही विचारलत की आमच्यासारख्या संस्था काय करू शकतात. तर आय थिंक दॅट रोल ऑफ मीडिया आणि तुमच्यासारख्या संस्था जसे करेक्ट सायंटिफिक इन्फॉर्मेशन लोकांपर्यंत पोहोचवणं ही फार मोठी जबाबदारी आहे आणि त्याचा फार फार मोठा कॉन्ट्रीब्युशन होईल जर का हे तुम्ही केलं, कारण इतके मिथ्स आणि मिसइन्फॉर्मेशन आहेत याच्यात की म्हणजे लोकांना कळत नाही हे करू की ते करू. त्यामुळे करेक्ट सायंटिफिक इन्फॉर्मेशन पोहोचवणं फार महत्वाचं आहे. मेरे पास शब्द नहीं है आपका शुक्रिया अदा, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। बहुत आपने इतना समय दिया और जो जानकारी दी माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक, उसके लिए मैं आप सबका, दोनों का, डॉक्टर सौम्या मैडम का और डॉक्टर रंजना मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। और बहुत सारे लोगों ने देखा है, उसके और कोई सवाल आ गए तो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। बहुत ही शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। Thank you, Atul ji. धन्यवाद। Thank you so much. Thank you. Thank you. I'm grateful to both of you, madam. Thank you. Not at all. Thank you. Okay. Okay. Bye bye.